राधे राधे एवरीवन। वाई न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 20 जनवरी के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आज 20 जनवरी को हम करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल और हर तरह की न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा सजेशन। आपको एक छोटे छोटे फैक्ट्स को अपने नोट्स में राइट डाउन करते चलना है। ओके, सबसे पहले जानते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट डे को, यानी कि 20 जनवरी को। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु, सिखों के 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। सेकंड चीज, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में, जो करंटली प्रेसिडेंसी कॉलेज या प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन तेज बहादुर सप्रू की डेथ हुई थी 1949 में। तेज बहादुर सप्रू जो उस टाइम के लाइक फ्रीडम फाइटर और उस पर्टिकुलर टाइम के एक बहुत बड़े लॉयर हुआ करते थे। सेकंड चीज, आज ही के दिन खान अब्दुल गफ्फार खान की डेथ हुई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि फ्रंटियर गांधी। और इनके बारे में प्लीज कमेंट में बताइए कि इनका हमारे फ्रीडम मूवमेंट में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या योगदान रहा था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ठक्कर वापा की। गुजरात के ठक्कर वापा, ये उस पर्टिकुलर टाइम के फ्रीडम फाइटर है और इन्होंने आदिवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि इन्होंने आदिवासियों के लिए क्या क्या किस तरह से योगदान दिया है और इनका इतना ज़्यादा नाम क्यों है। उनका रियल नेम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वन मोर थिंग, आज ही के दिन हरबिलास शारदा जी की भी डेथ हुई थी। अब हरबिलास शारदा कौन है? तो इनके ही नाम पे शारदा एक्ट 1929 आया था। रीज़न क्या था कि ये एक पर्टिकुलर एमपी हुआ करते थे, यानी कि लेजिस्लेटिव मेंबर हुआ करते थे। एंड इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में अजमेर में एक छोटी सी नाबालिग लड़की की शादी हो रही थी। तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि चाइल्ड मैरिज किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि चाइल्ड मैरिज एक सोशल क्रूरती है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट में या उस टाइम की असेंबली में वॉइस को रेज़ किया और इन्हीं के नाम पे शारदा एक्ट 1929 को स्टार्ट किया गया या लागू किया गया। इसके तहत गर्ल्स की मिनिमम एज 14 इयर्स एंड बॉयज़ की मिनिमम एज 18 इयर्स कर दी गई थी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहली न्यूज़ से। संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और यानी कि एमडी या सीईओ की पोस्ट के लिए रीअपॉइंट किया गया है। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ 2018 से हैं। कब से? 2018 से हैं। और अब इनकी रीअपॉइंटमेंट या पोस्ट को 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। इट मीन्स अब संदीप बख्शी 2028 तक इसी पोस्ट पर रहेंगे। और इनकी इस अपॉइंटमेंट को या किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक की हाई पोस्ट को आरबीआई अप्रूव करता है, बिकॉज आरबीआई इज द सुप्रीम हेड ऑफ बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि आरबीआई को पावर है बैंक से रिलेटेड रूल्स को रेगुलेट करने की, बैंक, प्राइवेट बैंक को या गवर्नमेंट बैंक को रेगुलेट करने की। आरबीआई इज लाइक द सुप्रीम वन। उसके अंदर प्राइवेट बैंक भी आते हैं एंड पब्लिक बैंक्स भी आते हैं। एंड आरबीआई को रेगुलेट करने की, सुपरवाइज करने की पावर कहाँ से आती है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। ओके, वन मोर थिंग, आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें तो इसका रियल नेम है, फुल नेम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जो इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1955 को। ओके, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एसेट्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर आईसीआईसी बैंक इंडिया का सेकंड और कहीं कहीं पर थर्ड सबसे ज़्यादा बड़ा बैंक है। एंड भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है? HDFC। ओके, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, सॉरी, आरबीआई की। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है और इंडियन बैंकिंग सिस्टम या इंडियन करेंसी सिस्टम के लिए रेगुलेटरी बॉडी का भी काम करता है। आरबीआई की बात करें तो इसको आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। एंड
1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। करंटली यहाँ के जो प्रेजेंट गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा जी, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं। ओके, बात करते हैं इसकी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में, तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र इंडिया का एक स्टेट जिसकी कैपिटल है मुंबई, एंड मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, एंड यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। बात करें महाराष्ट्र की, तो ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है आफ्टर लाइक यूपी, एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। फॉर्मेशन डे की बात करें तो महाराष्ट्र का फॉर्मेशन डे होता है 1 मई 1960 को। इससे पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात ये दोनों मिलके बनाते थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ओके, एंड 1 मई 1960 उसका बाइफरकेट होता है और दो स्टेट बनते हैं, एक महाराष्ट्र एंड अदर वन इज गुजरात। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। मुसेवेनी की, युगांडा के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक बार फिर जीते कौन? योवेरी मुसेवेनी, और ये युगांडा के लगातार 7वीं बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं। मुसेवेनी प्रेसिडेंट बनने से पहले एक फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, जिन्होंने युगांडा के सिविल वॉर या 5 ईयर गुरिल्ला वॉर जो कि 1981 से 86 तक चली थी, उसमें एक फ्रीडम फाइटर की तरह भी उन्होंने रोल किया था। उन्होंने नेशनल रेजिस्टेंस आर्मी भी बनाई थी, जिसने सिविल वॉर को कंट्रोल किया, उसे जीता और युगांडा की कैपिटल कंपाला को कैप्चर किया। ओके, एंड कैप्चर करने के बाद वो बने वहाँ के प्रेसिडेंट, एंड in 1986 से अभी तक इन्होंने, ये इनकी 7th टर्म है जो करंटली लाइक 1986 से 2026 लगातार 40 साल तक, यानी कि 4 डिकेड तक ये युगांडा के प्रेसिडेंट बने रहे हैं। इस साल इन्होंने अपोजिशन लीडर बॉबी वाइन को हराया है, जो पेशे से एक म्यूजिशियन हुआ करते थे। कितने वोट से, कितने परसेंट के वोट से इनको कितने परसेंट वोट्स मिले हैं? 71.65% वोट्स। ओके, बात करते हैं युगांडा की। तो युगांडा जो कि अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, सॉरी लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी कैपिटल है कंपाला। यहाँ के प्रेसिडेंट है कौन? योवेरी मुसेवेनी। इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर 1962। युगांडा भी हमारी तरह ब्रिटेन की एक कॉलोनी हुआ करता था, एंड अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक विक्टोरिया यहीं पर एग्जिस्ट करता है, इसी के बॉर्डर पर, एंड यहीं से एक नदी निकलती है, कौन सी? नाइल, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है। ओके, एंड वन मोर थिंग, इनको अगर आप नहीं जानते तो प्लीज गो एंड सर्च अबाउट इदी अमीन। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर, जो कि है इंडिया जापान जॉइंट्स HNS रिस्पॉन्स ड्रिल इन मुंबई। सो कहेंगे ओके, बात करते हैं इसके बारे में। तो मूव करते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड ने HNS मतलब हैजार्डस एंड नॉक्सियस सब्सटेंस की ड्रिल यानी कि एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। कहाँ पर? मुंबई में। जापान की नेवी को योशियो सेगुची, कौन? योशियो सेगुची, एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को लीड कर रहे हैं कौन? इंस्पेक्टर जनरल भीषम शर्मा। ओके, वेट, इंडिया के साइड से लीड कौन कर रहे हैं? इंस्पेक्टर जनरल भीषम शर्मा। इस ड्रिल का मेन मोटिव है मैरीटाइम सेफ्टी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिजास्टर के अगेंस्ट रिस्पॉन्स एंड आपसी कोऑपरेशन को ज़्यादा स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत करना। इस ड्रिल का मेन पर्पस था कि सी यानी कि समुद्र में अगर केमिकल स्पिल हो जाए, कोई हाजार्डस या खतरनाक केमिकल मटेरियल लीक हो जाए, तो कैसे उसे तुरंत और इफेक्टिव वे में रिस्पॉन्स करते हुए सिचुएशन को हैंडल करना। ओके, अगर कोई शिप है, अगर उसमें से कोई हार्मफुल केमिकल रिलीज हो जाए, लीक हो जाए, तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी क्रैकडाउन करके न्यूट्रलाइज करना। इस ड्रिल या एक्सरसाइज के टाइम पर बताया गया कि कैसे केमिकल लीकेज को डिटेक्ट किया जाता है, एरिया को कैसे सिक्योर किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया को, एंड सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल के रिलीज होने के बाद उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है एंड न्यूट्रलाइज किया जाता है। ओके, इस ड्रिल में ICGS समुद्र प्रहरी, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप है, कौन? समुद्र प्रहरी को यूज़ किया गया था
इस शिप को 2010 में कमीशन किया गया था। कब? 2010 में। इस शिप को स्पेशली पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, केमिकल स्पिल्स यानी कि हैजार्डस केमिकल लीकेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही रेडी किया गया था। ओके, जैसे कि ये है हमारा शिप जो 2010 में कमीशन किया गया था। इसका नाम है समुद्र प्रहरी। इसका मेन काम क्या है कि अगर समुद्र में इंडिया की बॉर्डर में अगर कोई हार्मफुल केमिकल रिलीज हो जाए, लीक हो जाए, तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी क्रैक डाउन करना है या न्यूट्रलाइज करना है। ओके, बात करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट थिंग, मैपिंग। तो बात करते हैं अपन जापान की। जापान कहाँ पर लाई करता है? तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है एंड एशिया के वेस्ट में ये कंट्री लाई करती है। छोटी सी कंट्री बट बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल कंट्री। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। यहाँ की पीएम है सनाई ताकाइची। सनाई ताकाइची। करेंसी जापानीज येन। इंडिया और जापान के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कैसे? क्योंकि पहली चीज़ तो इंडिया एंड जापान कुछ एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराती है साथ में, जैसे धर्म गार्डियन, जिमेक्स जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है, एंड मालाबार। एंड इंडिया और जापान के रिलेशन स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ओके, मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 मीटिंग इज अंडरवे इन डेवोस फ्रॉम जनवरी 19 टू 23। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग जो कि स्विट्जरलैंड के डावोस में हो रही है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के डावोस में। कब से कब तक? 19 जनवरी से 23 जनवरी तक। इस मीटिंग में पूरी दुनिया की 130 कंट्री, ओके, 130 कंट्री के 3000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स या पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें पूरी दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स, सीईओज, कौन कौन? पॉलिटिकल लीडर्स, सीईओज, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज, काफ़ी ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। और इस साल इस मीटिंग के थीम है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इस मीटिंग में 3000 से भी ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात करते हैं WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, कि तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी? ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या एक तरह से अपन इसको थिंक टैंक भी बोल सकते हैं। क्या? थिंक टैंक। ये पूरी देश के लीडर्स को एक मंच पर लाकर खड़ा कर देती है एंड वर्ल्ड की प्रॉब्लम पर डिस्कस करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये फॉर्म हुआ था 24 जनवरी 1971 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके फाउंडर कौन है? जर्मन इंजीनियर। कहाँ के? जर्मन इंजीनियर हुआ करते थे, क्लॉस श्वाब। एंड करेंटली यहाँ के प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? बोर्च ब्रेंडे। ओके, अगर बात करें डावोस मीटिंग की, तो ये हर साल 1971 से आज तक ये हर साल कराई जाती है डावोस में मीटिंग। और हर साल कब? जनवरी में। कब? 24 जनवरी से पहले। इस मीटिंग में ग्लोबल की इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, वॉर्स, पॉवर्टी, टेक्नोलॉजी, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल सिक्योरिटी पर बात की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फंडिंग कहाँ से मिलती है पता है? पूरे देश के बड़े बड़े देश, कंट्रीज से, बड़ी बड़ी इकोनॉमिक मल्टीनेशनल कंपनियों से इसकी फंडिंग मिलती है। और इसी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दबाव रहता है, प्रेशराइज करते हैं बड़े बड़े कंट्रीज जो इस पर ज़्यादा फंडिंग देती हैं। ओके ओके, बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट कंट्री, वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री, दैट इज स्विट्जरलैंड। पूरे यूरोप का हार्ट कौन? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल कौन सी है? बर्न। यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गाय परमेलिन। कौन? गाय परमेलिन। एंड स्विट्जरलैंड की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है कि पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। 1815 के बाद से लेकर आज तक 2026 आज तक स्विट्जरलैंड ने एक पॉलिसी को अपनाया है, दैट इज पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। इट मीन्स स्विट्जरलैंड ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली किसी भी वॉर में, किसी भी डिस्प्यूट में, किसी भी कन्फ्लिक्ट में हिस्सा लेता ही नहीं। ये हमेशा कैसे एक्ट करता है? न्यूट्रल। चाहे वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो, स्विट्जरलैंड हमेशा न्यूट्रल रहा है। इसीलिए इसको पीस वाली और बहुत शांत कंट्री भी माना जाता है। कभी भी देख लेना, बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन या इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेंगे आपको?
स्विट्जरलैंड में, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर, एंड से ना जाने कितने, अगर कोई सा भी आप सन का, CERN सन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, हर तरीके के हेडक्वार्टर आपको ज़्यादातर कहाँ पर मिलेंगे? स्विट्जरलैंड में। क्यों? क्योंकि ये पीस को मेंटेन कर कर चलता है, यहाँ पर डिस्प्यूट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, इनफैक्ट जीरो है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर, जो है 25 ईयर्स लेटर पैसा इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड। ओके, पैसा एक्ट मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। पैसा एक्ट जो कब आया था? 1996 में। इसको लागू किया गया है कहाँ पर? झारखंड में। बात करते हैं पहले झारखंड की। तो झारखंड एग्जिस्ट कब हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 को। तब से लेकर अब तक यानी कि 25 साल बाद झारखंड ने पैसा एक्ट को लागू किया है अपने देश में, अपने राज्य में। और ये कवर करेंगी 32 ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, जो कि टोटल कवर करती है 26.2% ट्राइबल पॉपुलेशन। पैसा एक्ट की अगर अपन बात करें तो पैसा एक्ट का मेन मतलब होता है ये एक तरह से एक स्पेशल एक्ट है जो ट्राइबल एरियाज़ के लिए बनाया गया है, ताकि वहाँ के लोग खुद अपने गाँव को चला सकें, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। नॉर्मल विलेजेस में क्या होता है? पंचायत होती है जो उस नॉर्मल विलेज को रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है और वहाँ पे डिसीजंस लेती है। बट ट्राइबल्स का अपना कानून होता है, अपना कल्चर होता है, अपनी परंपराएं और सिस्टम होता है। इसीलिए सरकार ने 1996 में, कब? 1996 में पैसा एक्ट यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 को लागू किया, ताकि आदिवासियों के अधिकारों को बचाया जा सके, ताकि बाहर के लोग उनका शोषण ना कर सकें। ओके, एंड झारखंड 8th स्टेट बता है शेड्यूल एरिया में जो इस एक्ट का पैसा एक्ट को सपोर्ट करता है। पैसा एक्ट किसके अंडर आता है? अंडर आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड बिहार, पहले बिहार का एक हिस्सा हुआ करता था, एंड झारखंड बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 ऑन द डे ऑफ बिरसा मुंडा जयंती। बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड बिहार से अलग हुआ था, यानी कि 15 नवंबर 2000 को। झारखंड की कैपिटल रांची, जिसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन, एंड यहाँ के गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपने फाइनल क्वेश्चंस पे, ताकि आप इससे पता चलेगा कि आपने पर्टिकुलर सेशन को कितने ध्यान से सुना है। Who has been appointed as the managing director and CEO of ICICI Bank till 2028? 2028 तक ICICI बैंक के MD या CEO अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? चंदन कोचर को, संदीप बख्शी को, उदय कोटक को, या आदित्य पुरी को? सेकंड क्वेश्चन, द जॉइंट HNS response drill was conducted between which two countries? India US, India Australia, India Japan, India France. Okay, next question. PESA Act 1996 was implemented after nearly 25 years in which Indian state? Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, या मध्य प्रदेश? Who has secured a seventh term as the president of Uganda? Bobi Wine, Yoweri Museveni, Paul Kagame, Uruguay Kenyatta. Okay, and the last question is, which is the official theme of World Economic Forum Annual Meeting 2026? Global Economic Recovery, Shaping the Future Together, A Spirit of Dialogue, Inclusive Growth and Stability. प्लीज़ हर एक क्वेश्चन का, हर एक फैक्ट को अपने नोट्स में राइट डाउन करते चलिए, और हर एक क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर कीजिए। सो थैंक यू, दिस मच इज़ फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे कल सेम टाइम पर, कल की न्यूज़ के साथ। टाटा, बाय बाय।